कैसे हो BDTH लवर्स। आई होप कि तुम सभी लोग बढ़िया होगे। थंबनेल देख के आए हो या पास्ट व्यूअर्स हो, एक चीज तो कंफर्म है कि तुम BDTH लवर्स हो। काफी साल हो गए हमें BDTH को खत्म किए हुए, जहां पे हमने BDTH की कंप्लीट नोवेल एक्सप्लेन कर ली है। हमने काफी सारी BDTH की फैन मेड नोवेल्स भी एक्सप्लेन की, जिसमें अलग अलग स्टोरीज थी और अलग अलग एंटरटेनमेंट भी। लेकिन एक चीज जो हमेशा मुझे खलती थी, मुझे लगता था कि यार इस बंदे के साथ जस्टिस नहीं हुआ, और वो जो बंदा था वो था BDTH में जियो जुआन। बिल्कुल सही, जियोयान के एंसेस्टर जियो जुआन। मुझे लगता है BDTH में उन्हें उतना ज्यादा पोटेंशियल नहीं दिया गया या ग्लोरीफाई नहीं बताया गया जितना वो थे। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये तुम लोग को आगे वीडियो में पता चल जाएगा, जब मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि रियलिटी में जियो जुआन क्या थे, रियलिटी में जियो क्लेन क्या था और रियलिटी में जियोयान के एंसेस्टर्स क्या थे। तो ऐसे ही BDTH के अनसुलझे सवालों के जवाब मैं देने आ गया हूं 3N एनिमे फैमिली के अंदर। तो तुम लोगों के जो भी सवाल हैं, जो तुमको BDTH में लगते हैं कि यार ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों नहीं हुआ और क्यों ये हो सकता था और क्या ये हो सकता था, तो तुम लोग मुझसे जरूर पूछना। तो अब आते हैं अपन BDTH में जियो जुआन के ऊपर। तो जैसा कि हमें BDTH में बताया गया है, जो जियो जुआन है वो जुआन के एंसेस्टर हैं, जिनकी डेथ 10,000 प्लस ईयर पहले हो चुकी है या शायद उससे भी ज्यादा पहले। तो हम सीधा लेके चलते हैं जियो क्लेन को उतना ही पीछे। ये टाइम होता है जब जियो क्लेन सभी क्लेनों में से सबसे पावरफुल क्लेन था, और ये टाइम होता है डुइकी कॉन्टिनेंट के पीक टाइम, जहां डुइकी कॉन्टिनेंट की एनर्जी, पावर और लोग अपने एक्सट्रीम लेवल पर थे। लेकिन एंसेस्टर जियो जुआन जो होते हैं वो यहाँ पे कठिन कल्टीवेशन करते हैं डुइकी कॉन्टिनेंट में, क्योंकि जो जियो क्लेन था उसकी डाउडी ब्लड लाइन को एक्टिवेट रखने के लिए जो जियो जुआन थे उन्हें चूज किया गया था। और डाउडी ब्लड लाइन को कैसे एक्टिवेट रखा जा सकता था, जब तक कि कोई डाउडी में ब्रेक थ्रू ना कर ले। और जियो जुआन इसीलिए डाउडी में ब्रेक थ्रू करना चाहते थे ताकि वो अपने क्लेन की ब्लड लाइन को एक बार फिर से अवेक करके स्ट्रॉन्ग कर सकें। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कुछ कर पाते, उन्हें पता चलता है कि जो हुन क्लेन है वो कोई स्ट्रेटजी बना रहा है, और वो स्ट्रेटजी है सभी क्लेनों को डिस्ट्रॉय करके उनसे उनकी जेड पीस को लेकर टाउसिएशन जेड को एक्टिवेट करके वहां का पैलेस ओपन करके अंदर के इनहेरिटेंस को लेना, या शायद कुछ और भी हो सकती थी उस टाइम के अकॉर्डिंग। इस टाइम के अकॉर्डिंग तो यही उनकी स्ट्रेटजी थी, तो पास्ट में भी उनकी शायद यही स्ट्रेटजी रही होगी, क्योंकि लोग बदलते हैं, स्ट्रेटजी नहीं बदलती। लेकिन चाहे कुछ भी हो, मुद्दे की बात यह थी कि जियो क्लेन को पता चल गया था कि जो हुन क्लेन है वो बाकी सभी क्लेनों को टारगेट कर रहा है और साथ ही साथ नॉर्मल लोगों को मारकर उनकी सोल को ले जा रहा है। तो जब जियो क्लेन को हुन क्लेन के इरादों के बारे में पता चलता है तो वो बाकी के अदर क्लेनों से कांटेक्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि जियो क्लेन स्ट्रांग था और हुन क्लेन मिस्टीरियस, तो बाकी के जो क्लेन होते हैं इस मुद्दे पे उतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें लग रहा होता कि जियो क्लेन इससे अकेले निपट सकता है। जबकि जियो क्लेन ने उन्हें वार्न किया था कि हुन क्लेन जो है वो काफी स्ट्रांग है और अकेले उससे निपटना मुश्किल होगा। बट फिर भी जियो क्लेन के सभी पावरफुल एल्डर्स जाते, क्योंकि उस टाइम पे जियो क्लेन अपनी ग्लोरी और अपनी पीक लेवल पर था। जब सभी एल्डर्स जाते हैं जियो क्लेन के और हुन क्लेन के ऊपर अटैक करते हैं, तो हुन क्लेन के अंदर जितने भी स्ट्रांग लोग थे उनमें से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे लोग वीक हो जाते हैं, और हुन क्लेन और जियो क्लेन दोनों को ही काफी ज्यादा नुकसान होता है। और ये फाइट काफी लॉन्ग टाइम तक चलती है, जिसके बाद हुन क्लेन पीछे हट जाता है और जियो क्लेन भी पीछे हट जाता है। और जियो क्लेन को लीड करने वाला जो पर्सन था वो होते हैं अपने जियो जुआन, जो उस टाइम पीरियड पे 9 स्टार डाउ सैंग लेवल के पीक लेवल पर थे, यानी कि बस डाउडी से एक स्टेप दूर। तुम लोग को लग रहा होगा कि ये बहुत नॉर्मल पावर लेवल है, बिल्कुल सही, लेकिन उस बंदे की बॉडी के अंदर तीन हेवनली फ्लेम्स थी। जो यान के पास फ्लेम मंत्रा था, जो फ्लेमों को मिक्स करने के लिए ही बना था, और इसके बाद भी जुआन को 2 फ्लेम में मिक्स करके एक फायर लोटस क्रिएट करने में मौत आ गई थी, अगर मास्टर याओ लाओ ने जुआन को नहीं बचाया होता। दूसरी तरफ जियो जुआन वो बिना किसी पावरफुल कल्टीवेशन मेथड के, जो कि फ्लेमों के लिए वैलिड हो, तीन हेवनली फ्लेम अकेले अपनी बॉडी में कैरी करके चलते थे। तो तुम सोच सकते हो कि एक हेवनली फ्लेम जो अपने आप में लोगों की लंका लगा सकती है, एक बंदे की बॉडी में बिना किसी फ्लेम के हाई लेवल के मेथड के साथ वो तीन हेवनली फ्लेम अपनी बॉडी पे कैरी करते हैं। और उसमें भी हेवनली फ्लेम कोई नॉर्मल फ्लेम में नहीं थी, उनमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेम भी थी जो टॉप 10 रैंकिंग में थी। और जब जियोयान से जियो जुआन मिले भी थे तो उन्होंने भी उनसे यही कहा था कि मैं
अपनी बॉडी में केवल 3 ही फ्लेमें रख सकता हूँ, फिर भी तुम मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड हो। लेकिन मैंने मेरी फ्लेम्स को फ्री कर दिया, वरना मैं तुम्हें वो जरूर देता। साथ ही साथ उस टाइम पे जो ये हुनत्यांडी लोग थे, एंसेस्टर जोजुआन के सामने वो कुछ भी नहीं थे, क्योंकि चाहे वो पावर हो, चाहे वो टेक्निक्स हो, चाहे वो एक्सपीरियंस हो, जोजुआन एकदम हाई लेवल पर थे, जिनका नाम ही अकेले बाकी के 7 क्लेनों को कांपने पर मजबूर करने के लिए काफी था। यहाँ तक कि उनकी डेथ के काफी लॉन्ग टाइम बाद भी जब लोगों को पता चलता है कि जो यान एंसेस्टर जोजुआन के क्लेन से बिलोंग करता है और उनका ग्रैंडसन है, तो लोग जो यान के लिए रिस्पेक्टेडली झुक रहे होते हैं। तो सोचो उस बंदे का पोटेंशियल क्या रहा होगा, जिसके लिए ही मैं बोल रहा था कि जो एंसेस्टर जोजुआन है उनके साथ बिल्कुल भी जस्टिस नहीं हुआ। साथ ही साथ एंसेस्टर जोजुआन, उन्हें मारना हुन क्लेन के बस की बात बिल्कुल भी नहीं थी। यह हुन क्लेन के लोग भी अच्छे से जानते थे कि अगर वो डायरेक्टली सामने से बैटल करने के लिए जाएंगे तो उनके पास बिल्कुल भी चांस नहीं है कि वो जोजुआन को हरा पाए, क्योंकि उन्होंने जोजुआन के ऊपर उन्हें मारने के लिए कई बार ट्राई किया था, लेकिन कभी भी वो सक्सेसफुल नहीं हुए। इसीलिए वो सामने से बैटल नहीं करना चाहते थे, वो बस एक मौके की तलाश पे थे, और वो मौका उन्हें मिल भी जाता है, क्योंकि एंसेस्टर जोजुआन डाउडी लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के लिए अपने जियो क्लेन के सभी के ब्लड को अपने साथ ले जाते हैं। क्योंकि जियो क्लेन के सभी लोगों की उम्मीद जोजुआन थी, उन्हें उम्मीद था कि एंसेस्टर जोजुआन डाउडी पर ब्रेक थ्रू करेंगे और इसके बाद उनकी ब्लड लाइन डाउडी ब्लड लाइन हो जाएगी। लेकिन ऐसा लगता था कि डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। एंसेस्टर जोजुआन जब उस ब्लड को लेकर एक पीसफुल प्लेस में कल्टीवेट कर रहे होते हैं और उस ब्लड की मदद से ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहे होते हैं, साथ ही साथ हुन क्लेन की फाइट के बाद क्योंकि वो इंजर्ड भी होते हैं तो वो खुद को हील भी कर रहे होते हैं, और इसी मौके का फायदा उठाकर जो हुन क्लेन के लोग होते हैं वो एंसेस्टर जोजुआन को घेरते हैं और उनके ऊपर अचानक से अटैक करके उन्हें मार देते हैं। यहाँ तक की जो स्टोरी थी वो उस बंदे की पावर और पोटेंशियल को दिखाने की थी कि किसी बंदे में इतना दम नहीं था कि वो उनके सामने जाकर उनसे आमने सामने की बैटल करे। और उस टाइम पे जब डुइकी कॉन्टिनेंट अपने पीक लेवल पर था तब कोई उनके सामने फाइट करने लायक नहीं था। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो एंसेस्टर जोजुआन को आपकी नजरों में और भी ग्रेट बना देगा। एंसेस्टर जोजुआन अपनी डेथ के बाद भी डुइकी कॉन्टिनेंट में उस हेवनली टॉम के अंदर जो क्लेन के सारे ब्लड को लेकर लॉन्ग टाइम तक वेट करते हैं किसी एक ऐसे बंदे का जिसे वो ब्लड दे सके जो जियो क्लेन का एशियंट ब्लड था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सिर्फ उनके कारण ही जो जियो क्लेन है वो तबाह हो गया, क्योंकि वो फेल रहे और उनका फेलियर जियो क्लेन का फेलियर था, जिससे उन्हें हमेशा ही गिल्टी महसूस होती थी। और यही वो गिल्ट था जिसने उन्हें कभी भी पीसफुल तरीके से रहने नहीं दिया। और जब जोयान वहां पे पहुंचता है, एंसेस्टर जोजुआन को वो ब्लड देते हैं। उसके बाद वो जोयान से बोलते भी हैं कि छोटे साथी, तुमने मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। मुझे उम्मीद है कि तुम डाउडी लेवल पर ब्रेक थ्रू कर सकते हो और इस जियो क्लेन को वापस उस लेवल पर पहुंचा सकते हो जहां पे ये कभी हुआ करता था। अब मैं सुकून से मर सकता हूं। यानी कि वो बंदा अपनी डेथ के बाद भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटा था, बल्कि वो जियो क्लेन के उस ब्लड को लेकर इटर्नल टाइम तक एक पर्सन का वेट कर रहा था। यहाँ पे उन्होंने अपनी सोल को बर्न करके जो यान को उस हेवनली टॉम की स्पिरिट के साथ फाइट करके वो स्पिरिट दी थी और जो यान की सोल पावर को डी स्टेट में पहुंचाने पे मदद की थी। साथ ही अगर मैं नॉर्मल बीडीटीएच के रेफरेंसेस की भी बात करूं तो हमने देखा था कि एंसेस्टर जोजुआन के टॉम की तरफ जब जोयान जा रहा था तब रास्ते में हुन क्लेन के 2 लोगों ने जो यान को घेर लिया होता है और लगभग जोयान को मार दिया था। लेकिन तभी एंसेस्टर जोजुआन वहां पर होते हैं और अपने ईगोइस्टिक इंप्रेशन के साथ वो हुन क्लेन के इन 2 बंदों को इतनी आसानी से मार देते हैं जैसे उनके थॉट में ये कोई एग्जिस्टेंस ही ना हो, जबकि उन लोगों की पावर भी वीक नहीं थी और वो डाउ सैंग लेवल के वॉरियर थे। भले ही वो स्प्रेड बॉडी पर थे लेकिन एंसेस्टर जोजुआन की भी स्प्रेड ही बॉडी थी। यहाँ तक कि उस हेवनली टॉम के अंदर हर एक पर्सन एंसेस्टर जोजुआन से डरता था, जो कि ये साबित करने के लिए भी काफी था कि एंसेस्टर जोजुआन की डेथ के बाद भी वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो सोचो वो रियल लाइफ में कितने स्ट्रॉन्ग रहे होंगे। यहाँ तक कि सेम लेवल का कोई भी एनिमी उनके खिलाफ मैच ही नहीं था। यहाँ तक कि पूरे बीडीटीएच में जोयान जिस स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज को यूज करते हुए अपनी पावर बढ़ाते हुए आया था, उसके जैसी लेजेंडरी टेक्निक को भी एंसेस्टर जोजुआन ने बनाया था, जो कि उनके टैलेंट को साबित करने के लिए भी काफी थी, क्योंकि ये टेक्निक जो क्लेन के टैटू या क्लेन मार्क को एक्टिवेट कर सकती थी, जो आपकी ब्लड लाइन को कुछ टाइम के लिए अवेक करके आपको एक हाई लेवल की पावर प्रोवाइड करता था। साथ ही साथ एक और चीज जो मैं आपको बताना भूल गया, जब हुन क्लेन के पीक लेवल के काफी सारे जो
डाउसेंग लेवल के बॉयज थे, उन्होंने एंसेस्टर जुआन के ऊपर जब घात लगाकर अटैक किया था तो एंसेस्टर जुआन ने अपनी तीनों ही हेवनली फ्लेम को ब्लास्ट करा दिया था, जिससे वो सभी डाउसेंग पीक लेवल के वॉरियर इतने इंजर्ड हो गए थे कि उन्हें ठीक होने में ना जाने कितना टाइम लग गया। और जब हुनत्यांडी अपियर हुआ था तो उसने भी यही बोला था कि जियोक्लेन, सिर्फ जियोक्लेन के कारण ही हमारी जो स्ट्रेटजीज थी उन्हें इतने साल पीछे धकेल दिया गया, वरना हम ये कब का कर लेते। और हमें ये भी अच्छे से याद है कि गु युआन ने भी ये कहा था कि उस टाइम पे एंसेस्टर जुआन सही थे और उसे उसकी बात मानकर हुन क्लेन को तबाह करने में उसकी मदद करनी चाहिए थी। साथ ही साथ हमें एक और चीज भी पता है। अब मैं ये वीडियो एंड कर रहा हूँ तो एक फनी चीज भी तुम लोग को बता ही देता हूँ कि एंसेस्टर जुआन जब जुआन की बॉडी के अंदर ब्लड को चेंज कर रहे थे तब वो यूनर की तरफ देखते हुए भी कहते हैं तो तुम वास्तव में उसकी बेटी हो, यानी गु युआन जो कि उनके फ्रेंड थे वो तुरंत ही कहते हैं कोई आश्चर्य की बात नहीं कि तुम्हारे ब्लड के अंदर डाउडी ब्लड की प्रेजेंस है और वास्तव में पिछली पीढ़ी या पिछली जनरेशन अगली जनरेशन से ज्यादा बेटर है। लेकिन चाहे कुछ भी हो मैं अभी भी खुश हूँ क्योंकि इस मामले में भी फायदा तो मेरे जियोक्लेन को ही हो रहा है। और यहाँ पे वो यूनर को छेड़ भी रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि यूनर जुआन को पसंद करती है, जबकि जुआन के पास डाउडी ब्लड नहीं था, जिससे ये भी पता चला था कि वो इतने भी इगोइस्टिक नहीं थे बल्कि वो काफी हंसमुख और ग्रेट पर्सनालिटी थे। और यही एक चीज है कि मुझे बीजीटीएस से थोड़ा सा बुरा लगता है कि एंसेस्टर जुआन को और ग्लोरीफाई किया जा सकता था। उस बंदे के स्ट्रगल, उस बंदे के अचीवमेंट्स और उस बंदे की अपनी लाइफ को अपने क्लेन के लिए सेक्रीफाइस कर देने की पूरी प्रोसेस को सिर्फ इतनी छोटी सी स्टोरी के साथ बता पाना तो मुश्किल था। लेकिन फिर भी एंसेस्टर जुआन, अगर कभी बीडीटीएच के सेम राइटर ने फिर कभी कोई नोवेल आगे लिखी जिसमें उसने इसे ग्लोरीफाई किया तो मुझे उम्मीद है कि हमें जानने को मिलेगा एंसेस्टर जुआन के बारे में। साथ ही साथ एंसेस्टर जुआन ने जिसे बुरी तरीके से पेल कर इंजर्ड किया था, मैं तुम्हें बता दूं कि लगभग मार दिया था, वो भी कोई और नहीं बल्कि अपनी स्टोरी का मेन विलन जिसे जुआन ने सील किया हुनत्यांडी था। और इसीलिए मैं कह रहा था कि एंसेस्टर जुआन जैसा कोई नहीं। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड पे ऐसे ही बीडीटीएच के कुछ अनसुलझे सवालों को लेकर। तो तुम लोगों के कोई सवाल हैं तो जरूर बताना। बाय बाय 3N फैमिली।